Hello, I am a CA final student and I am revising with you chapter number 4 exemptions from GST है ना फॉर CA इंटर फॉर जैन 2021 अटेम्प्ट है ना। तो अब अपन पढ़ते सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है ना। तो कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम GST। तो जो हम सबसे फर्स्ट एंट्री पढ़ेंगे उसके लिए हमें रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 7(2)(b). 7(2)(b) में ऐसा लिखा था कि अगर गवर्नमेंट इन एज ए पब्लिक अथॉरिटी काम करती है एंड इट प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू RTL 243G और 243W तो वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है। तो 7(2)(b) में आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 7(2)(a) में तो क्या था, शेड्यूल 3 था। 7(2)(b) में क्या था, गवर्नमेंट एज ए पब्लिक अथॉरिटी प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू RTL 243G और RTL 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पे क्या था, गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने कवर था, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो इन्होंने एक स्पेशली एग्जम्पशन दिया और बोला अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज देती है इन रिलेशन टू एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू अ म्युनिसिपैलिटी अंडर RTL 243W एंड टू अ पंचायत अंडर RTL 243G, तो अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी कोई भी काम करती है तो इट इज नॉट आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है ना, एज इन केस ऑफ CG इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई 7(2)(b। लेकिन इसके इसमें क्या है, ये सप्लाई तो है लेकिन इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम GST है ना। तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। अब अपन चलते हैं कि मतलब आपको ये समझना है गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होता है। तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होता है, कोई भी अथॉरिटी बॉडी है ना, तो कोई भी अथॉरिटी बोर्ड या बॉडी जिसके अंदर 90% या मोर, ठीक है, 90% या मोर गवर्नमेंट की होल्डिंग है फॉर द पर्पस ऑफ पंचायत, मतलब ये RTL 243G या 243W वाले काम करे। तो आप इसकी अगले पेज में कहीं पे डेफिनेशन आप रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होती है, एक ऐसी अथॉरिटी जिसे 243W 243G के काम करने के लिए गवर्नमेंट की 90% या मोर उसमें होल्डिंग है। और अब सिमिलर एक डेफिनेशन आती है गवर्नमेंट एंटिटी, ठीक है। गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी में फर्क क्या होता है, गवर्नमेंट एंटिटी जो होती है ना वो एनी फंक्शन, मतलब नॉट नेसेसरी RTL 243G और 243W। देखो अब मैं समझाता हूँ, देखो आप 2 मिनट को नीचे चलते हैं अपन, ठीक है। अब पहले तो आप समझो कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी क्या होती है, ठीक है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो 243W और 243G वाले काम करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट एंटिटी कौन सी एंटिटी होती है, जो कोई भी फंक्शन करेगी, ठीक है, जो कि उससे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी बताएगा, ठीक है। तो अब आप समझो गवर्नमेंटल अथॉरिटी की कौन सी सर्विसेज माफ है इन रिलेशन टू RTL 243G 243W इट इज एग्जम्प्टेड, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट एंटिटी होती है उसकी कौन सी सर्विसेज माफ है, उसकी वो वाली सर्विसेज माफ है जहां पे उसे गवर्नमेंट उसे कोई भी काम देती है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस देती है या कोई एक ऐसे पर्सन को जो कि स्पेसिफाई किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट, SG यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी द्वारा अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम CG SG यूनियन टेरिटरी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। तो आपको समझना गवर्नमेंट एंटिटी को कोई भी काम करते जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट करती है तो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी के केस में 243G और 243W वाला काम एग्जम्प्ट है, क्योंकि अब देखो CG SG LA है ना UT, इसके केस में अगर 243GW वाला काम हो तो वो 7(2)(b) में कवर है। 7(2)(b) में मींस आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। अगर वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी द्वारा है तो वो एग्जम्पशन है, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट एंटिटी द्वारा है तो कोई भी काम जो गवर्नमेंट एंटिटी करती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम GST। अगेंस्ट कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन मिलती है वो किससे मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसे जो कंसिडरेशन मिलनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसिडरेशन किससे मिलनी चाहिए, सेंट्ल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी LA इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है। अब अपन चलते हैं अपने चार्ट की ओर, जिससे अपन को सारा एग्जम्पशन समझ आ जाएगी। हालांकि ये वाला पॉइंट मैंने RCM वाली एंट्री में भी कवर किया था, लेकिन मैं एक बार वापस से आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं 3 चीजें बोलूंगा, ठीक है। पहले आप समझो PPT की फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ना। अब PPT में देखो, P में क्या होता है, सेल होता है। सेल मींस स्पीड पोस्ट, E से एजेंसी सर्विस, L से लाइफ इंश्योरेंस, E से एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। तो अगर आप समझो कि अगर देखो मान लो PPT, ठीक है, P से पोस्ट, P से पोर्ट एयरपोर्ट, T से है ना, PPT से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। आपको ये 3 चीजें माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अब देखो अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी गवर्नमेंट को देती है, क्या क्या देती है, PPT वाली सर्विसेज देती है, तो P वाली तो माफ है, P वाली तो एग्जम्प्टेड है इन केस ऑफ गवर्नमेंट है ना। और PT वाली मतलब पोर्ट और एयरपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर इट इज टैक्सेबल, ठीक है। अदर जो सर्विसेज होती है वो एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। अदर जो सर्विसेज होती है वो एग्जम्प्ट होती है। तो आपको ये समझना गवर्नमेंट LA अगर गवर्नमेंट को देती है PPT में से तो P वाली तो एग्जम्प्ट होती है, बाकी और अदर्स वाली भी एग्जम्प्ट होती है। बस
वर्सेस पीटी वाली टैक्सेबल होती है, ठीक है। अगर ये केस आपका लोकल अथॉरिटी का हो तो पी मतलब पोस्ट वाली, ठीक है, तो पीपीटी मीन पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर तीनों टैक्सेबल होती है, बस अदर्स जो है वो एग्जम्प्ट होती है। सिमिलरली नॉन बिजनेस एंटिटी के केस में सिर्फ पीपीटी वाली टैक्सेबल होती है और अदर्स जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि गवर्नमेंट एलए अगर किसी गवर्नमेंट एलए या नॉन बिजनेस एंटिटी को देती है कोई अदर सर्विसेज अदर देन पीपीटी, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि अगर देखो अदर देन ये तीनों में एग्जम्प्ट है, ठीक है, तीनों में एग्जम्प्ट है। लेकिन फंडा क्या है, गवर्नमेंट के केस में सिर्फ गवर्नमेंट एलए अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज देती है ऑफ पोस्ट, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, है ना। तो ये फंडा है। अब आप समझो अगर गवर्नमेंट एलए किसी बिजनेस एंटिटी को देती है कौन सी सर्विसेज, पीपीटी वाली, ठीक है, तो पीपीटी वाली वो है टैक्सेबल, ठीक है, इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे भी मैंने टी लिखा है ना, इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मींस गवर्नमेंट और एलए विल पे द टैक्स, ठीक है। तो पीपीटी इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अगर मान लो बिजनेस एंटिटी वो वाली है जिसका पिछले साल में इतना टर्नओवर नहीं था कि उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेती है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट या एलए से, ठीक है, और इसे रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि इसका पिछले साल में इतना टर्नओवर नहीं था कि इसे रजिस्ट्रेशन लेना था, और जो कंसिडरेशन है वो 5,000 से बढ़ती है। देखो अब आप ये समझ लो, देखो फंडा क्या है, अगर कोई भी गवर्नमेंट या एलए बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है और वो बिजनेस एंटिटी जिसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था तो वो एग्जम्प्ट है, ठीक है। लेकिन कौन कौन सी सर्विसेज को छोड़ दिए, एक तो पीपीटी वाली, ठीक है, ये पीपीटी वाली ऑलवेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और चौथी सर्विसेज है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन तभी टैक्सेबल होता है जब जो कंसिडरेशन होती है वो 5,000 से ऊपर होती है। ये पॉइंट आपको देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर 2 मिनट रुको आप, तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कंसिडरेशन जब 5 लाख से ऊपर 5,000 से ऊपर जाएगी ना, तभी 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो जब 5,000 से ऊपर जब जाती है ना कंसिडरेशन, तभी कोई भी बिजनेस एंटिटी को जो सर्विसेज दी होती है वो टैक्सेबल होती है। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तभी टैक्सेबल है जब 5,000 से ऊपर कंसिडरेशन जाए। तो ये देखो पीपीटी ऑलवेज टैक्सेबल, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये जो है ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा, नॉट अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब अगर आप अदर बिजनेस एंटिटी, मतलब वो बिजनेस एंटिटी अदर देन कौन सी बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर पिछले साल में इतना नहीं था कि उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, तो इसमें पीपीटी इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इफ कंसिडरेशन इज मोर देन 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, इट विल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। पॉइंट क्या है, यहाँ पे आरसीएम होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, ठीक है। अदर्स के केस में तभी टैक्स लगेगा, कभी टैक्स लगेगा जब क्या होगा, कंसिडरेशन 5,000 से ऊपर होगी। मतलब आप ये समझो जो ये 5,000 वाली लिमिट है ना, 5,000 वाली लिमिट है, ये सब केस में अप्लाई होती है। मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सर्विसेज देता है उसके ऊपर हमेशा 5,000 वाली लिमिट देखनी है कि वो 5,000 से ऊपर क्रॉस हो रहा हो तभी हम टैक्स देंगे। लेकिन सिर्फ 3 चीज़ों के लिए नहीं देखनी, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है, पीपीटी, ठीक है, तो मतलब पोर्ट, क्योंकि पोस्ट वाले तो 40 रुपये लेते हैं स्पीड पोस्ट के, तो उसमें तो टैक्स लगेगा, ऑलवेज टैक्स, ठीक है, भले ही 5,000 से नीचे भी हो। पोर्ट, एयरपोर्ट वाली, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, तो मतलब बाकी सब में आपको 5,000 वाली लिमिट देखनी है, अदर देन पीपीटी में नहीं देखनी बस आपको। तो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, गवर्नमेंट एलए अगर सर्विसेज देती है गवर्नमेंट को, तो पीपीटी इसमें से पी वाली एग्जाम्प्ट है, बाकी पीटी वाली टैक्सेबल है एंड अदर्स इज एग्जाम्प्ट। एलए के केस में पीपीटी इज टैक्सेबल, फॉरवर्ड चार्ज एंड अदर्स इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। नॉन बिजनेस एंटिटी के केस में पीपीटी इज टैक्सेबल, अदर्स इज एग्जाम्प्ट, ठीक है। अगर कोई ऐसी बिजनेस एंटिटी विच हैज इन द प्रीवियस ईयर नॉट सो मच ऑफ द टर्नओवर, सो इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम रजिस्टर, मतलब उसका इतना पिछले साल में इतना टर्नओवर नहीं था कि उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, तो इस बार जो पीपीटी वाली सर्विसेज है इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड अदर सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट, ठीक है। अदर सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट। अगर मैं आपको ये वाली एंट्री दिखाना चाहूँ तो ये देखो, अगर देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी विद एन टर्नओवर ऑफ दिस एक्सेप्ट पीपीटी वाली सर्विसेज एंड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आपको ये माइंड रखना है कि बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर, ये लाइन अब हट चुकी है और अब यहाँ पे लिख दिया गया है कि जिसका प्रीवियस ईयर में इतना टर्नओवर नहीं था कि उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, तो ये वाली लाइन आ चुकी है। तो अगर ये ऐसी कोई बिजनेस एंटिटी है तो इसकी चार्ज सर्विसेज हटा दो, एक तो पीपीटी वाली, ये तो फॉरवर्ड चार्ज में, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो अगर लेकिन ये तभी टैक्सेबल होगा जब 5,000 से ऊपर होगा, ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। अब आप देखो पीपीटी, ठीक है, पीपीटी है ना, तो पीपीटी ऑलवेज टैक्सेबल, फॉरवर्ड चार्ज, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल
रिमूवेबल विल बी टैक्सेबल इफ कंसिडरेशन एक्सीड्स ₹5,000 अंडर आरसीएम। यहाँ पे आरसीएम है क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे भी आरसीएम लगेगा, अदर सर्विसेज में भी, मतलब यहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं है, यहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं है। बाकी देखो चारों केसों में क्या था, एग्जम्प्ट थी, एग्जम्प्ट थी, एग्जम्प्ट थी, एग्जम्प्ट थी, एग्जम्प्ट थी, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल है अंडर रिवर चार्ज ओनली इफ द कंसिडरेशन एक्सीड्स ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने ये आपकी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज रिवाइज कर दी है। अगर आपको इसे थोड़ा स्लो स्पीड में देखना है तो आप क्या करो, आरसीएम वाले चैप्टर में जाना, वहां पे मैंने इसे बहुत अच्छे से समझा, यहाँ पे मैंने थोड़ा रैपिड रिवीजन करवाया है, ठीक है। अब आप समझो ये वाली चीजें भी हो गई, ठीक है। अब अपन चलते हैं, गवर्नमेंट एंटिटी हो गया, गवर्नमेंटल अथॉरिटी कवर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, एलए कवर हो गया अपना, ठीक है। अब अपन चलते हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ बाय एन ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम, ठीक है। अगर मैं कोई एज रेजिडेंट को देता हूँ, रेजिडेंट, ये मार्क कर लेना आप वर्ड, ये रह गया मेरे से मार्किंग, कोई रेजिडेंट जो जिसकी उम्र 60 साल या ज़्यादा है और मैं उससे पैसा लेता हूँ ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर, ठीक है। मैं रेजिडेंट को देता हूँ ओल्ड एज होम, ठीक है। कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई एंटिटी जो 12AA में रजिस्टर्ड है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 12AA में जो रजिस्टर्ड एंटिटी ओल्ड एज होम देती है, जिसके लिए वो पैसा लेती है 25,000 पर मंथ पर मेंबर, और जो रेजिडेंट को देती है ऑफ 60 ईयर्स और मोर। अगर आपको याद हो, जब हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज में पढ़ा था, तो वहां पे जो एज लिमिट थी वो 65 ईयर्स थी, यहाँ पे 60 साल है, आपको ये माइंड में रखना, ठीक है। और यहाँ पे रेजिडेंट वर्ड भी था, वहां पे क्या था, रिजाइडिंग इन रूरल एरिया, वहां पे ये वर्ड था, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना, ओल्ड एज होम की सर्विसेज, हालांकि ये कभी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस सर्विस की, लेकिन तब भी पड़ती है, तो ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर माफ है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या 12AA वाली एंटिटी ओल्ड एज होम वाली सर्विसेज देती है टू अ रेजिडेंट हु इज एज्ड 60 ईयर्स और मोर इज एग्जम्प्ट फ्रॉम, और जिसका चार्जेस 25,000 पर मंथ पर मेंबर है, तो ये इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। अगर CGSG UT, ठीक है, अगर अपनी PSUs को, ठीक है, PSU को मतलब PSU क्या लेती है, बैंक से गारंटी लेती है, और मतलब क्या है इसकी, देखो PSU को मतलब जैसे ना क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है, ठीक है, PSU के बैंकों को, ठीक है, PSU के बैंकों को गारंटी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमारी PSU परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेती है PSU से, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट SG यूनियन टेरिटरी टू देयर PSUs बाय वे ऑफ गारंटिंग ऑफ लोन। वो ये बोलती है कि अगर PSU मतलब मान लो बैंक ने PSU को लोन दिया, तो इसकी जो गारंटी है PSU के लोन की गारंटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करे, तो एक तरीके से PSU को सप्लाई ऑफ सर्विस करी है, तो इसके लिए ऑब्वियसली बात है PSU ने कुछ चार्जेस दिए होंगे, ठीक है। तो इट इज एग्जाम फ्रॉम GST, ठीक है। तो अगर मान लो PSU ने लोन लिया है, PSU ने क्या लिया, लोन लिया है फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसके लिए जो गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने दी है, तो इट इज एग्जाम फ्रॉम GST। अगर मैं बोलूँ सिंपल शब्दों में, PSU ने लोन लिया किससे, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन यूनियन टेरिटरी ने गारंटी दी और इसके लिए चार्जेस लिए PSU से, तो उसने सर्विसेज दी है PSU को बाय वे ऑफ गारंटिंग ऑफ लोन्स, तो इट इज विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, ठीक है। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज देती है, अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर कोई ये नॉन बिजनेस एंटिटी को देती है या गवर्नमेंट LA को देती है, तो अदर्स वैसे भी माफ है। तो ये जो पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन से वाले पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले के लिए, क्योंकि यहाँ पे RCM में टैक्सेबल है, बाकी तो सारी सर्विसेज माफ ही है, अदर्स, ठीक है, ये तो ऑलरेडी माफ है। तो अब अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन सिर्फ इस वाले की, मतलब बिजनेस एंटिटी जिसका पिछले साल में इतना टर्नओवर था कि उसे रजिस्ट्रेशन लेना था, तो अब अगर उस बिजनेस एंटिटी को दी जाती है अदर सर्विसेज, तो वो टैक्सेबल होती है RCM में, अगर ₹5,000 से कंसिडरेशन ज्यादा है तो, ठीक है, ये फंड है। तो अब हम इसकी एग्जाम्पशन मतलब इसकी नेगेटिव लिस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब टैक्स नहीं लगेगा अगर वो जो सर्विस है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन, मतलब जैसे GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सर्विस है, या कोई टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक या सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन या सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, मतलब कोई भी ये जैसे टेस्ट, जैसे सीड टेस्टिंग, हॉलमार्क टेस्टिंग, जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, FSI वाली टेस्टिंग, हालांकि FSI वाला पॉइंट आगे है, तो वो आप माइंड में रखना, जो टेस्टिंग गवर्नमेंट करती है तो वो माफ है, ठीक है। अब आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज देती है बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ये क्या पॉइंट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सर्विसेज देती है बाय वे ऑफ टॉलरेटिंग एन एक्ट, ठीक है, अगर मान लो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ कि भाई तू इस टाइम तक ये प्रोजेक्ट बना दियो, लेकिन मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया,
तो अब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरा ये एक्ट टॉलरेट किया है और मैंने इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पैसे दिए। तो अब मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा शेड्यूल 2 के। शेड्यूल 2 में एक लाइन लिखी है कि अगर कोई बंदा टॉलरेट करता है एक्ट तो इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरा एक्ट टॉलरेट किया जिसके लिए मैंने पैसा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी क्योंकि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है एज पर शेड्यूल 2। लेकिन तब भी ये एग्जम्पशन दे रखी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी या एलए अगर वो टॉलरेट करती है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और लिक्विडेटेड डैमेजेस इज पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर मैं काम पूरा नहीं कर पाया तो मैं पैसे दे रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे कौन सी सर्विसेज दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे सर्विस दी है जिसका नाम है, उसने टॉलरेट किया है मेरा वो वाला एक्ट, तो वो एग्जम्प्ट है, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हाउएवर अगर कोई दूसरा बंदा होता तो ये शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ सर्विस होती एंड इट विल बी लेविएबल टू जीएसटी, है ना। तो ये टॉलरेट इन एन एक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो एसजी, सीजी, सीजीएसजी, यूटी और एलए अगर असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं टू एन इंडिविजुअल फार्मर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल फार्मर को अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज का असाइनमेंट करते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड होता ही होता है, पेड़ और भी चीजें, तो असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू एन इंडिविजुअल फार्मर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल फार्मर फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस। तो अब आपको माइंड में समझना है कि अगर मान लो ये इंडिविजुअल फार्मर नहीं होता, ठीक है, और इसे जो असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स होता वो अगर मान लो वो होती लैंड, तो अब आप सोचो, अब आप एंट्री पहली वाली याद करो, इसमें मैंने बताया था रेंटिंग और लीजिंग ऑफ लैंड और एग्रो, वेकेंट लैंड और एग्रो मशीनरी फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस एग्जाम्प्ट, तो वो वहां पे कवर हो जाता है। अगर ये इंडिविजुअल फार्मर है तो ये असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स में कवर है, हालांकि जहां मर्जी आप कवर कर लो। लेकिन अगर मान लो लैंड नहीं होती और ये कोई इंडिविजुअल फार्मर के अलावा होता है ना, इंडिविजुअल फार्मर के अलावा मान लो कंपनी है, ठीक है, तो अब क्या होता, वो इस एंट्री में तो कवर होता नहीं क्योंकि ये इंडिविजुअल फार्मर नहीं है, मतलब ये इस एंट्री में कवर नहीं है। लेकिन अब आप सोचो रेंट इन लीजिंग ऑफ लैंड और एग्रो मशीनरी ही वहां पे कवर है। मान लो मैंने कोई पेड़ रेंट पे दे दिया गवर्नमेंट ने आपको, ठीक है, तो वो तो वहां पे कवर नहीं है, तो दैट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि अगर कोई गवर्नमेंट आपको, इंडिविजुअल फार्मर हो आप और आपको असाइनमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स करती है तो इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। अब आप समझो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, ये क्या होता है, मान लो अगर कस्टम पोर्ट बंद है, संडे है आज, ठीक है, तो कस्टम पोर्ट बंद है, लेकिन आपका माल आप चाहते हो कि आज ही आप क्लियर करा दो, तो आप क्या करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एडिशनल पैसा देते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट by way of deputing officers after office hours or on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo on payment of merchant overtime charges is exempt from GST। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आप समझो ERCC वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मान लो मैं ERCC हूँ, मैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं ERCC हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे राइट दिया, ठीक है, मुझे राइट दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे राइट दिया कि मैं रॉयल्टी कलेक्ट करूंगा किसी माइनिंग लीज होल्डर से। ये जो माइनिंग लीज होल्डर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इन्हें लीज का राइट दिया, ठीक है, कि ये क्या करेंगे, वहां पे खोदेंगे और उससे कुछ सामान बेचेंगे, ठीक है, तो इन्होंने लीज का राइट दिया, ठीक है। अब आप समझो फंडा क्या है, फंडा क्या है कि मान लो मैं ERCC हूँ, मैं थर्ड पार्टी हूँ बीच में, ठीक है, हुआ क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनिंग लीज होल्डर्स को राइट दिया था सीधा सीधा, तो अब होना क्या था, माइनिंग लीज होल्डर डायरेक्ट पेमेंट करता सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट कर दिया और मुझे बोला कि भाई तू मुझे एक बार ना लमसम पेमेंट दे दे, तू मुझे एक ही बारी में पैसा दे दे, ठीक है, और तेरे पास ये राइट दे देता हूं मैं कि तू उससे कलेक्ट कर सकता है, किससे, ये जो माइनिंग लीज होल्डर है। मतलब अब मैं बीच में आ गया इन दोनों के, पहले क्या होता, माइनिंग लीज होल्डर डायरेक्ट पैसा देता, तो फिर ऑब्वियसली बात है माइनिंग लीज होल्डर इज पेबल अंडर RCM, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे राइट दिया है फॉर माइनिंग और जिसके लिए वो उसे मतलब पैसा दे रहा है, तो वो RCM में टैक्सेबल है। यहाँ पे देखो अदर्स है ना, इफ कंसिडरेशन एक्सीड ₹5,000 इज टैक्सेबल अंडर RCM, ठीक है। लेकिन अब मैं बीच में आ गया और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लो वन टाइम पेमेंट जो थी वो ₹100 कर दी, ठीक है, वन टाइम पेमेंट मैंने ₹100 कर दी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अब मेरे पास क्या है, राइट है, अब मैं उस माइनिंग लीज होल्डर से पैसा मैं लूंगा, अब गवर्नमेंट नहीं ले सकती, गवर्नमेंट ने तो मेरे से ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ बाई वे ऑफ कलेक्शन, ठीक है, बाई वे ऑफ कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड सप्लाइड बाई ए स्टेट गवर्नमेंट टू ERCC। अब गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया है, राइट ऑफ कलेक्शन दिया है, तो गवर्नमेंट ने सर्विसेज सप्लाई की और उसके लिए मैंने ₹100 दिए उन्हें, ठीक है। अब मान लो
गवर्नमेंट ने मुझे सर्विसेज दी है और मैंने उन्हें 100 रुपये दे दिए आज वन टाइम पेमेंट। अब मैं 100 रुपये दूंगा उन्हें, अब मैं और कुछ नहीं देना उन्हें। अब भले ही अब वो तो मेरी किस्मत है कि मैं उससे इतना कलेक्ट कर पाऊँ माइनिंग लीज होल्डर से, लेकिन मैंने बैंक को आज 100 रुपये दे दिए, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि वो एग्जाम्प्ट है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया, राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी, ठीक है, और मैंने उसे पेमेंट करी, ठीक है, तो इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लेकिन वो उस हद तक ही एग्जाम्प्ट है जिस हद तक उस माइनिंग लीज होल्डर ने इसे आरसीएम पे जमा किया है। अब मैं समझाता हूँ आपको। अब आप समझो माइनिंग लीज होल्डर मान लो मुझे 120 रुपए देता है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है वो 120 रुपए पे जीएसटी आरसीएम में पे कर चुका होगा। अब मैंने गवर्नमेंट को इतना दिया 100 रुपए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनिंग लीज होल्डर ने 120 के ऊपर, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनिंग लीज होल्डर को राइट दिया था, राइट किस चीज का, उसे माइन करने का, मतलब खोदने का, ठीक है। अब देखो उसने जो आरसीएम दिया होगा, क्योंकि माइनिंग लीज होल्डर मुझे पैसा दे रहा है, मैं हूँ क्या एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट, ठीक है ना। तो अब ऑब्वियस ही बात है माइनिंग लीज होल्डर ने 120 रुपए के ऊपर जीएसटी आरसीएम में पे कर दिया होगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है अब जो ये 100 रुपए है ये वो माफ है, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो 80 रुपए ही होता नीचे वाला अमाउंट, मतलब जो माइनिंग लीज होल्डर ने दिया है वो सिर्फ 80 रुपए ही है, तो ऑब्वियस ही बात है अब जो 100 रुपए जो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ इसमें से सिर्फ 80 रुपए पे टैक्स पे हुआ है, तो इसका मतलब जो 20 रुपए है वो उसके ऊपर मुझे आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ईआरसीसी को टैक्स देना पड़ेगा 20 रुपए के ऊपर। लेकिन वो तब देना पड़ेगा जब एक्चुअल कलेक्शन इज लोअर देन द अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट। जब मैं अमाउंट जो मैं दे रहा हूँ गवर्नमेंट को वो ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो मैंने पेमेंट करी गवर्नमेंट को वो ज्यादा करी, ठीक है, और जो माइनिंग लीज होल्डर ने मुझे पेमेंट करी वो कम करी, तो ऑब्वियस ही बात क्या हुआ, माइनिंग लीज होल्डर ने कम पैसे पे जीएसटी जमा कराया। तो ऑब्वियस ही बात है जो 20 रुपए जो मैंने एक्सेस कलेक्ट कर लिए, मतलब शॉर्ट कलेक्ट किया, सॉरी तो मैंने 80 रुपये कलेक्ट किए उससे, ठीक है, और 100 रुपये डिपार्टमेंट को दे दिए, तो उसके ऊपर जो है वो 20 रुपये मुझे उसके ऊपर एग्जाम्पशन नहीं है। तो अगर आप ये पढ़ो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पढ़ो, एग्जाम्पशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू सच अमाउंट एज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर एंड द ईआरसी शैल पे द डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एग्जम्प्टेड ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द ईआरसीसी ऑफ असाइनमेंट ऑफ राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी एंड जीएसटी पेड बाय द माइनिंग लीज होल्डर ऑन रॉयल्टी। मतलब मुझे डिफरेंस के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन वो तभी करना पड़ेगा जब माइनिंग लीज होल्डर वाला जो अमाउंट है वो कम है। अगर मान लो ये 80 रुपए होता तो मुझे 20 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता, लेकिन अभी इस वाले एग्जांपल में 120 है, मतलब माइनिंग लीज होल्डर ने 120 पे जीएसटी दे रखा है ऑलरेडी, तो मुझे इसके ऊपर टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, ठीक है। तो अब रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल कौन कौन सी सर्विसेज देता है, रिहैबिलिटेशन, थेरेपी, काउंसलिंग, ठीक है। कहाँ पे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या कोई 12AA वाला इंस्टीट्यूशन ने। मतलब देखो जो रिहैब या तो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में देता है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देता है, क्या सर्विसेज देता है, रिहैबिलिटेशन, थेरेपी, काउंसलिंग, या फिर कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर में देता है जो जिस SGCGUT या 12AA वाली एंटिटी ने बनाया गया है, तो वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है। तो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पशन वाली एंट्रियाँ सारी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो कि आपको इतना समझ आ रहा है, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।